Chapters 1793 Little Demon Venerable, 1794 Myriad Year Flying Warship, 1795 Gu as Before Formation, 1796 Pure Dream Clone Chapter Start Chapter 1793 छोटा शैतान Venerable। तो इसका मतलब लैंग या ब्लेस्ड लैंड में हेवनली कोर्ट के सारे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स मारे गए। यकीन नहीं होता यार। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क तो एक लेजेंडरी कैरेक्टर थी, उसने एक जमाने में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से भी टक्कर ली थी। और उधर चेनी, वो भी हेवनली लोटस सेक्ट का पहला सुप्रीम एल्डर था, उसके पास जेनेसिस लोटस की असली इनहेरिटेंस है। ये दोनों एक्सपर्ट्स सच में फैंग युआन के हाथों मारे गए? ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, ये शैतान फैंग युआन वहीं नहीं रुका, उसने तो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को भी टारगेट किया। सदर्न बॉर्डर की शिया चा, बाशिबा और दूसरे रैंक 7 एक्सपर्ट्स, सबको उसने पकड़ लिया। उसके पास ऐसी बैटल स्ट्रेंथ आई कहां से? वो तो सिर्फ रैंक 7 है। हेवनली कोर्ट के खिलाफ उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड की फाउंडेशन का इस्तेमाल किया, और साउदर्न बॉर्डर के खिलाफ उसने एक टाइम पाथ सुपर फॉर्मेशन यूज किया। यहां बहुत सारे सस्पिशियस पॉइंट्स हैं, मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये सच ही होगा, हेवनली कोर्ट और साउदर्न बॉर्डर ने भी तो उसकी बात को झुठलाया नहीं। फैंग युआन, ये शैतान दिन बी दिन और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। इतने से टाइम में उसने रैंक 7 और रैंक 8 के कितने सारे एक्सपर्ट्स को मार डाला और पकड़ लिया। हा, सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ की तो इस बार इज्जत का फालूदा बन गया। ये पूरी तरह से सच नहीं है, आखिर हेवनली कोर्ट भी तो फैंग युआन के सामने फेल हो गई। फैंग युआन तो सिर्फ एक रैंक 7 है, उसके तरीके इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो सकते हैं? ए फ्लैट में समझा, फैंग युआन जैसा बंदा लॉजिक या कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं चलता। उसके अंदर एक डेमन वेनरेबल वाली वाइब है। पहले के सारे डेमन वेनरेबल्स जब यंग तो ऐसे ही नहीं थे क्या? अपने रैंक से ऊपर आराम से लड़ते थे और रैंक 8 एक्सपर्ट्स को चुटकियों में मार देते थे। बात तो सही है। अफसोस की बात है कि फ्यूचर में सिर्फ ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल हाई एग्जिस्ट करेगी, कोई डेमन वेनरेबल नहीं। यह फैंग युआन का दौर नहीं है। इस मामले में तुम गलत हो। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट के फेट गू को डैमेज किया था, फ्यूचर अब सर्टन नहीं है। फैंग युआन रैंक 7 पर ही इतना जालिम है, उसने इतने सारे गुनाह किए हैं, जब वो रैंक 8 पर पहुंचेगा तो क्या होगा? सही कहा, जब तक वो रैंक 7 है, हमें उस मार देना चाहिए, यही आखिरी मौका है उस जात से मिटाने का। बहुत मुश्किल है, हेवनली कोर्ट तक उसका आना जाना नहीं ढूंढ पाए। फैंग युआन सिर्फ जालिम ही नहीं, चालाक भी है। वो एक अदरवर्ल्डली डेमन है जो रीबर्थ लेकर लौटा है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मल एक्सपर्ट्स उसके पास जाकर मौत को दावत देंगे, यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी सावधान रहना होगा और उसकी साजिशों में नहीं फंसना होगा। लेकिन अगर कोई फैंग युआन को मार सका तो फायदे बहुत जबरदस्त हैं। ये भी सच है, फैंग युआन के पास कई वेनरेबल ट्रू इनहेरिटेंसेस हैं, उसके पास अनागिनत रिसोर्सेज हैं, स्प्रिंग ऑटम सकाडा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और दूसरे इमॉर्टल गू, यहां तक कि उसके पास हेवन एंड अर्थ के कई सक्लूडेड डोमेन्स भी हैं। वो अकेले ही एक सुपर फोर्स के बराबर है। पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में हंगामा मच गया, फैंग युआन जहां भी जाते गू इमॉर्टल्स के बीच चर्चा का विषय बन गया। गू इमॉर्टल्स उसके लिए नफरत, डर और जलन महसूस करते थे, उनके इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स थे। अगर फैंग युआन पहले थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के हमले से बचकर और ट्रेजर येलो हेवन में उसकी पसलियां बेचकर मशहूर हुआ था, तो अब रैंक 8 एक्सपर्ट्स के खून से रंगे हाथों के साथ और बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को कैद करने के बाद फैंग युआन का नाम पूरी दुनिया को हिला रहा था। उसने अतीत में रैंक 8 गू इमॉर्टल से लड़ने के लिए रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल किया था, यूज नंबर 1 रैंक 7 एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब सिर्फ रैंक 6 और 7 गू इमॉर्टल्स हाई नहीं, बल्कि ZY डेटार रैंक 8s भी फैंग युआन से चौकन्ना दी, वो उस हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते थे। फैंग युआन के बारे में एक नया टाइटल धीरे धीरे गू इमॉर्टल्स के बीच मान्यता प्राप्त कर रहा था, छोटा शैतान वेनरेबल। यह टाइटलस पोटेंशियल और नेचर को दिखाता था जो फैंग युआन में एक डेमन वेनरेबल बनने की दिशा में था, यूस एक भविष्य का डेमन वेनरेबल कहा जा सकता था जो अभी भी ग्रो कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी तारीफ थी। इंसानी इतिहास में युगों युगों से गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स आसमान में चमकते सितारों की तरह अनागिनत, लेकिन कितने वेनरेबल्स थे? सबको मिलाकर उनकी गिनती सिर्फ 10 थी। और अब गू इमॉर्टल वर्ल्ड ये मान रहा था कि फैंग युआन में खुद एक वेनरेबल बनने की उम्मीद थी। ऑफ कोर्स, फैंग युआन से जुड़ी चर्चाओं के अलावा हेवनली कोर्ट भी उनकी चर्चा का निशाना था।
जो चीजें फैंग युआन ने एक्सपोज की, जैसे कि स्टार कास्ट, उसने चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को बेहद हैरान कर दिया। खासकर राइचस पाथ सुपर फोर्सेस, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कांतों पर बैठे हों। स्टार कास्ट का युंग में बहुत बड़ा महत्व था। इसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेवनली कोर्ट को गू इमॉर्टल्स को डिप्लॉय करने और अचानक हमला करने की अनुमति दी, बिना सफर में वक्त बर्बाद किए। इसने हेवनली कोर्ट को पूरी तरह से इनिशिएटिव दे दिया था। चारों रीजन्स के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स आमतौर पर अपनी फोर्स के लीडर होते थे। वो स्टार कास्ट के इंतजार में एक साथ जुड़कर तो नहीं बैठ सकते थे, है ना? इस हालत में हेवनली कोर्ट के पास एक रैंक 8 पर कई रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ वाले लोगों से हमला करने के लिए स्टार कास्ट का इस्तेमाल करने का मौका था। हेवनली कोर्ट के अंदर फेरी जीवे का चेहरा गंभीर था। बेशक उसने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन जब यह सच में हुआ तब भी उसे काफी बुरा लगा। फेरी जीवे फैंग युआन को छोड़ना नहीं चाहती थी, और फैंग युआन भी हेवनली कोर्ट को आसानी से जीने नहीं देने वाला था। यह एक खुली लड़ाई थी जिसमें दोनों तरफ नुकसान हुआ, वो दोनों हारे थे। लेकिन जिसे सबसे बड़ा झटका लगा वो शायद गु यू फैंग झेंग था। वो अभी अभी रैंक 6 पर प्रमोट हुआ था, उसने अभी अभी एक गु इमॉर्टल की शक्तियां हासिल की थी। उसका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ा ही था कि ये बुरे सपने जैसी खबर आ गई। फैंग युआन सच में हेवनली कोर्ट को हरा सकता था, यहां तक कि सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ फोर्सेस भी उसके सामने लाचार थे। फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था, लेकिन वो हर लॉजिक को नकार रहा था, यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये खबर पहली बार सुनने के बाद फैंग झेंग के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन आखिर में उसकी जबान ही बैंड हो गई। एक लंबे आस के बाद उसने पीले पड़े चेहरे के साथ खुद से बड़बड़ाया, मैं सच में कितना नादान था। वो कड़वाहट से मुस्कुराया, फैंग युआन, हमारे बीच का फासला क्या सच में इतना बड़ा है? इस बेचारे छोटे भाई को अभी तक ये नहीं पता था कि फैंग युआन पहले से एक रैंक 8 एक्सपर्ट था। सच तो ये था, पूरी दुनिया को फैंग युआन ने बेवकूफ बनाया था। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि फेरी जी वेई तक को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के असली राज के बारे में नहीं पता था। अगर फैंग युआन को रैंक 8 पर चढ़ना है तो यूज ट्रिब्यूलेशन से गुजारना पड़ेगा, चाहे सफल हो या असफल, पीछे जरूरी सुराग छूट जाएंगे। अगर वो सच में अभी रैंक 8 था तो उसकी ग्रोथ की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। दूसरे गू इमॉर्टल्स सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं और ऐसे कल्टिवेट करते हैं जैसे पतली बर्फ पर चल रहे हों। अगर वो सच में सफल हो गया तो क्या वो सब बिल्कुल बेकार लोग नहीं थे? फैंग युआन चर्चाओं को देख रहा था। सोचा नहीं था कि एक दिन आएगा जब मेन हेवनली कोर्ट से भी हॉट टॉपिक बन जाऊंगा। फैंग युआन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। बेशक दूसरे गू इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट से ज्यादा यूएस पर फोकस कर रहे थे, लेकिन उस निराशा महसूस नहीं हुई, क्योंकि फैंग युआन जानता था कि चारों रीजन्स की सुपर फोर्सेस अब इस बात पर चर्चा कर रही थी कि हेवनली कोर्ट से कैसे निपटें। बहुत पहले पूर्वजों ने भविष्य में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी कर दी थी, जैसे कि सदर्न बॉर्डर में याओ क्लैन एफ्लैट जब अर्थ वेन्स हिल रही थी और महान युग नजदीक था। ZYA डटार सुपर फोर्सेस पहले से जानती थी कि रीजनल वॉल्स गायब हो जाएंगी और भविष्य में पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर शुरू होगी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन, हेवनली कोर्ट, तुम बस देखते जाओ। फैंग युआन चर्चाओं पर ध्यान दे रहा था जबकि इंक इफेक्ट को भी नोट कर रहा था। वो जानता था कि इन बदलावों पर रिसर्च करके यूज फेट, सभी जीवित प्राणियों और दुनिया की समझ में बहुत फायदा होगा। अपने रिबर्थ के बाद के एक्शंस को याद करूं तो सीधे लैंग या ब्लेस्ड लैंड को अनेक्स करना मेरा सबसे अच्छा शुरुआती कदम था। एक कदम आगे और मैं हमेशा आगे रहूंगा। मेरे फायदे एक घूमते हुए स्नोबॉल की तरह तेजी से बढ़े। यह रिबर्थ का फायदा है। ऑफ कोर्स मेरे पास एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन होने का भी फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब रेड लोटस के फेट गू को डैमेज करने की बदौलत है। पिछली लाइफ के मुकाबले इस बार उस बहुत ज्यादा फायदे हुए थे, लेकिन नुकसानदायक इंक इफेक्ट्स भी हो रहे थे। पहला, सदर्न बॉर्डर का रूल पाथ रैंक 8 एक्सपर्ट बाशिबा फैंग युआन द्वारा पकड़ा गया था और जल्द ही अनेक्स कर लिया जाएगा। उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब था कि जब वू योंग सदर्न अलायंस को सेंट्रल कॉन्टिनेंट से लड़ने के लिए लीड करेगा तो वो एक शक्तिशाली साथी खो देंगे। पिछली लाइफ की लड़ाई के दौरान बाशिबा फैंग युआन की तरफ के अन्य पिलर्स में से एक था जिसने हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल किंग ये का सामना किया था। इस बीच क्योंकि फैंग युआन ने 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस ले ली थी और 5 रीजनल माउंटेन रेंज को नाश्त कर दिया था, वहां एम्बुश की लड़ाई नहीं होगी। हेवनली कोर्ट का मेंबर जून शेन ग्वांग पिछली लाइफ में यूएस लड़ाई के दौरान फैंग युआन द्वारा पकड़ा गया था,
लेकिन अब वो अभी भी आज़ाद था। इसके अलावा हेवनली कोर्ट के पास एक और रैंक 8 गू इमॉर्टल था, वो था प्रिंस फंग जियान। ट्रेजर येलो हेवन के अंदर मेरे ड्रैगनफिश बिजनेस को जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉफिट्स लगभग जीरो के करीब हैं। पिछली लाइफ में भले ही ऐसा हुआ था, लेकिन इस लाइफ में फेरी जी वेई को फैंग युआन ने यूके साया था। हेवनली कोर्ट ने जो कदम उठाए वो 10 गुना से भी ज्यादा जोरदार थे। इसके अलावा ड्रैगनफिश बिजनेस को भी इस समय से पहले ही निशाना बनाया गया था। शुक्र है मैंने इतने सारे इमॉर्टल एपर्चर्स को अनेक्स किया, मुझे बड़ी संख्या में रेवेन्यू के सोर्सेज माइल। लेकिन पिछली लाइफ में फेरी जी वे ने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के साथ मिलकर मेरे बिजनेसेस को टारगेट किया था। पता नहीं इस बार ये पहले होगा क्या वो अपने एक्शंस को और तेज करेंगे जैसे ड्रैगनफिश बिजनेस के साथ हुआ था। फैंग युआन ने सोचा इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। एक और बुरा नतीजा भी निकला था, जिसका संबंध लॉन्जेविटी हेवन से था। पिछली लाइफ में लॉन्जेविटी हेवन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अनेक्स किया था। उन्हें बराबर का दर्जा देकर उनकी रेप्यूटेशन तेजी से बढ़ी, जिसने लॉन्जेविटी हेवन को पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल वर्ल्ड को एकजुट करने में मदद की। बिंग साई चुवान और बाकी सब हेवनली कोर्ट पर हमला करने में कामयाब रहे। इस बार न सिर्फ लंग या ब्लेस्ड लैंड फैंग युआन द्वारा अनेक्स कर लिया गया और लॉन्जेविटी हेवन को कुछ नहीं मिला, प्रिंस फंग जियान भी हेवनली कोर्ट लौट गया। नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ में इतने बड़े गद्दार के होने से न सिर्फ हुआंग जिन ब्लड लाइन के सदस्यों की बेइज्जती हुई, लॉन्जेविटी हेवन भी इसमें लपेट में आ गया। बाहर की दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन फैंग युआन पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक कोने में इंतजार करता और डेवलप होता रहा, अपनी लोकेशन लगातार बदलता रहा। उसके दुश्मनों के पास उसका कोई सुराग नहीं था। उसका सोल कल्टिवेशन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अभी भी स्प्लिट सोल का इस्तेमाल करने से कुछ दूर था। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन डिडक्शंस पर फोकस था, जबकि उसकी बॉडी किलर मूव्स प्रैक्टिस कर रही थी। वो शियाचा के किलर मूव्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। पिछली लाइफ के उसके सारे एक्यूमुलेशंस रीबर्थ के जरिए यहां आ गए थे। फैंग युआन टाओजू की ट्रू इनहेरिटेंस के कंटेंट्स पर फोकस कर रहा था। इमॉर्टल किलर मूव 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची। गू वॉर्म्स घूमने लगे, इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट किया गया और एक शानदार लाइट की एक फव्वारे की तरह फूट पड़ी। यह पर्पल ब्लैक रंग की थी। इसका धुएं जैसा रूप रोशनी जैसा लग रहा था, जिसे देखकर पहली नजर में सदर्न बॉर्डर की मियाज़मा रीजनल वॉल की याद आती थी। यह सदर्न रिस्ट्रिक्शन पर्पल ब्लैक मियाज़मा लाइट ची थी। बाकी 4 द सेंट्रल रिस्ट्रिक्शन व्हाइट गोल्ड सेंट लाइट ची, नॉर्दर्न रिस्ट्रिक्शन जेड लिकरस लाइट ची, वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन रेड रेजिंग फ्लेम लाइट ची और ईस्टर्न रिस्ट्रिक्शन ब्लू वाटर लाइट ची। फैंग युआन ने अभी अभी इसे सीखना शुरू किया था। वो सिर्फ एक तरह की लाइट ची हाई निकाल सकता था, वो एक साथ 2 लाइट ची समन नहीं कर सकता था। जहां तक दूसरे 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन की बात है, क्योंकि उसके पास अर्थवेन इमॉर्टल गू की कमी थी, फैंग युआन अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसकी यादों के मुताबिक अर्थवेन इमॉर्टल गू इस वक्त तक सामने नहीं आया था, और अगर उसके पास अर्थवेन इमॉर्टल गू होता भी तो फैंग युआन को 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना पड़ता, यूज फॉर्मेशन स्पिरिट और फॉर्मेशन फ्लैग गू को जोड़ना पड़ता। चैप्टर 1794 हजारों साल उड़ान युद्ध पोत किलर मूव्स प्रैक्टिस करना आसान नहीं था। गू इमॉर्टल को जरा सी लापरवाही से बैकलैश और चोट लग सकती थी। जितने ज्यादा पावरफुल किलर मूव्स होते, उतना ही बड़ा रिस्क होता। लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करना भी जरूरी था। वो लड़ाई के दौरान अचानक से किलर मूव्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? असल में लड़ाई के दौरान माहौल और भी खराब होता, क्योंकि दुश्मन की तरफ से भी जबरदस्त जवाबी हमला होता। इतिहास में ऐसे कई मामले द जहां गू इमॉर्टल्स अपने किलर मूव को एक्टिवेट करने में फेल हो गए और बैकलैश का सामना किया, गहरी चोट लगी और यहां तक कि मर भी गए। उनमें से किलर मूव्स प्रैक्टिस करते हुए मरने के भी ढेर सारे किस्से थे। फैंग युआन 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची प्रैक्टिस कर रहा था, जो एक बहुत हाई पावरफुल किलर मूव था, इसलिए वो बेहद फोकस्ड और सावधान था। उसने अभी तक 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की और 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन के बीच चुनाव नहीं किया था। दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लड़ाई के मौके पर फॉर्मेशन सेटअप करना बहुत मुश्किल था, और अगर 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन सेटअप कर भी लिया जाता तो यूज डिसअसेंबल करना मुश्किल था। लड़ाई के दौरान 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन होने का मतलब था कि 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की बेहतर था, लेकिन फॉर्मेशन पथ के अपने फायदे थे। एक बार 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन सेटअप हो गया,
तो ये एक तैयार इमॉर्टल किलर मूव की तरह था जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता था। फैंग युआन के पास ऑफेंसिव पर जाने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता। इसका एक उदाहरण हाल ही में ईयर्स फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किया गया एम्बुश था। चाहे पिछली लाइफ हो या ये लाइफ, ये लड़ाई फैंग युआन की सबसे संतोषजनक उपलब्धि थी। ना सिर्फ इसलिए कि उसके फायदे बहुत थे, बल्कि ज्यादा जरूरी कारण यह था कि पूरी लड़ाई हमेशा उसके कंट्रोल में थी। उसने पूरी लड़ाई को यूएस दिशा में मोड़ने में कामयाबी हासिल की जो उसने तय की थी। यह आमतौर पर हासिल करना आसान नहीं था। कोई भी प्लान उसके अमल में लाने से पहले परफेक्ट लगता है। जब उस सच में लागू किया जाता है तो हेवनली कॉर्ट और लॉन्जेविटी हेवन भी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे। फैंग युआन के एम्बुश की सफलता में सबसे बड़ा फैक्टर वो टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन था। जब तक फॉर्मेशन सेट हो जाता, फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स अक्सर ज्यादा शक्तिशाली दुश्मनों से जीत जाते थे। लेकिन फॉर्मेशन पथ की कमजोरी ये थी कि वो मोबाइल नहीं था और उसमें कई इनफ्लेक्सिबल एरियाज थे। ज्यादातर इमॉर्टल फॉर्मेशंस एक बार सेट हो जाने के बाद हिलाए नहीं जा सकते थे। एक फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल ने शायद एक शक्तिशाली फॉर्मेशन सेटअप किया हो, लेकिन दुश्मन उसके बारे में पता चलते ही उसके आसपास से घूम जाएगा। इतिहास में ऐसे कई शर्मिंदगी भरे किस्से दर्ज हैं। इसलिए चीकू यू और फेरी जी वे हैरान द कि फैंग युआन का टाइम पाथ फॉर्मेशन इतना छिपा हुआ कैसे हो सकता है कि उसने सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स पर काम किया। एक और बात भी थी, एक इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करना आसान नहीं था और इसमें लंबा समय लगता था। 5 से 6 दिन तो कम से कम, 2 से 3 महीने नॉर्मल द, कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें कई साल लग जाते थे। पिछली लाइफ में हेवनली कोर्ट ने 1 साल पहले से हाई 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस फॉर्मेशन के सेटअप होने के बाद सब फॉर्मेशंस बेहद तेजी से बनाए जा सकते थे। यह स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़ा गया तरीका था, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। बेशक ये बेहद तेज था, लेकिन सब फॉर्मेशंस बनाने में फिर भी कुछ समय लगता था। पिछली लाइफ में चेन ई के ग्रुप को बाहर आकर वू योंग के ग्रुप को रोकना पड़ा ताकि पीछे के गू इमॉर्टल्स सब फॉर्मेशंस सेटअप कर सकें। कई सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशंस भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे गू इमॉर्टल्स आसानी से बना सकते थे। पिछली लाइफ की महान जंग में वू योंग और दूसरे असिस्टेंट्स द चीकू यू, फैंग युआन और ब्लैक एक्सट्रेमिटी फॉर्मेशन सेटअप करने के इंचार्ज थे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन भी लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने सेटअप नहीं किया था। उसने बहुत पहले फॉर्मेशन पथ के महान एक्सपर्ट इमॉर्टल लेडी जियोहुआ से इसे बनाने का अनुरोध किया था। फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि अगर उसने 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन चुना तो इसे सेटअप करने में कम से कम आधा साल लगेगा। खुशकिस्मती से वो अपने इमॉर्टल एपर्चर और बाहरी दुनिया के बीच टाइम की रेट के अंतर का इस्तेमाल करके इस कमजोरी को काफी हद तक कम कर सकता था। उसके प्लान में नया 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन अर्थ वेन, फॉर्मेशन फ्लैग और फॉर्मेशन स्पिरिट को मर्ज करेगा। इन तीनों के साथ फैंग युआन पहले सॉवरन ग्रोटो हेवन के अंदर फॉर्मेशन सेटअप कर सकता था और फिर जरूरत पड़ने पर उस बाहर निकाल सकता था। हालांकि फैंग युआन ने अभी तक इस नए 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को डिड्यूस नहीं किया था। इस दौरान फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन फिर से एक इमॉर्टल गू हाउस डिड्यूस कर रहा था। इमॉर्टल गू हाउसेस भी गू फॉर्मेशंस हाई द वो फॉर्मेशन पाथ से डेवलप हुए थे। शुरुआत में कई फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स ने फॉर्मेशंस की असुविधा और इनफ्लेक्सिबिलिटी को महसूस किया। उनके पास अचानक लड़ाइयों के समय फॉर्मेशन सेटअप करने का वक्त तक नहीं होता था। इतिहास में ऐसे कई मामले द जहां कुछ फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स और यहां तक कि अन्य महान एक्सपर्ट्स को अचानक एक लड़ाई का सामना करना पड़ता था और वो अपनी कोई भी शक्ति नहीं दिखा पाते थे। अगर वो सिर्फ लड़ाई हार जाते तो ये खुशकिस्मती मानी जाती, कई तो असल में बहुत दुख के साथ लड़ाई में ही मर गए। इमॉर्टल गू हाउसेस का शुरुआती कॉन्सेप्ट एक पोर्टेबल इमॉर्टल फॉर्मेशन था। पहले टाइम पाथ क्लोन या तो इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने में बेहद बिजी रहता था या लाइट ऑफ विजडम के नीचे कई चीजों को डिड्यूस करने में, और फैंग युआन की मां बॉडी किलर मूव्स प्रैक्टिस करने और बचे हुए समय को अपने सोल को कल्टिवेट करने और अपने इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने में बिजी थी। किलर मूव्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर कल्टिवेशन सेशन के साथ उसका सोल फाउंडेशन भी बढ़ रहा था। उसका इमॉर्टल एपर्चर मैनेजमेंट भी आराम से चल रहा था। मुख्य बात यह थी कि उसके पास मदद के लिए गू इमॉर्टल सबऑर्डिनेट्स का एक एलीट ग्रुप था। ईयर एसेंस पूल जरूरी था क्योंकि ये ईयर बीस्ट्स के आराम करने की जगह थी। इसमें कई फायदे द इसने जगह बचाई क्योंकि ईयर बीस्ट्स यहां रहते द इसने टाइम पाथ गू वॉर्म्स भी पैदा किए और इमॉर्टल एपर्चर के टाइम फ्लो को भी कंट्रोल कर सकता था। ये एक माइक्रो रिवर ऑफ टाइम था। पिछली लाइफ में
फैंग युआन को ये एसेंस पूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत से रिसोर्सेस इकट्ठा करने पड़े थे, लेकिन उसने शियाचा के इमॉर्टल एपर्चर को अनेक्स करने के बाद पाया कि उसके पास भी एक ये एसेंस पूल था। इस लाइफ में उसने सीधे यह एसेंस पूल ले लिया जो शियाचा द्वारा पहले से ही अच्छी तरह से बनाया गया था, लेकिन फैंग युआन के विजन और प्लान के मुताबिक ये काफी अच्छा नहीं था। इन दिनों फैंग युआन और उसके सबॉर्डिनेट गू इमॉर्टल्स ये एसेंस पूल के स्ट्रक्चर को फाइन ट्यून करने पर फोकस दी, जो बहुत प्रभावी साबित हुआ। फैंग युआन ने अपने इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को अंदर डाल दिया और वो इतने खुश थे कि वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। जहां तक ये बीस्ट्स का सवाल था, यहाँ खाना और पानी था, और उन्हें रिवर ऑफ टाइम के पानी में भीगने में सबसे ज्यादा आराम महसूस होता था। सबसे जरूरी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं थे, वो सभी असली रिवर ऑफ टाइम के विपरीत अपने हाई थे। यह बीस्ट्स और ईगल ग्रुप्स हमेशा से सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के बोझ रहे थे। ए फ्लैट, यह बीस्ट्स की समस्या हाल हो गई थी और ईगल बीस्ट्स के मामले में भी बड़ी प्रगति हुई थी। ईगल बीस्ट्स के लिए एक फूड चेन बनाने के लिए फैंग युआन ने पहले कई ईगल नेस्ट्स बनाए, फिर उसने ग्रास वीविंग बर्ड्स को ईगल बीस्ट्स का भोजन चुना। इस तरह के पक्षी को बर्ड्स वीविंग ग्रास भी कहा जाता था। ये पक्षी थोड़ा खास था। बसंत में वो सिर्फ बीज होते थे, एक बार बीज मिट्टी पर उग जाते तो वो धीरे धीरे एक घास का मैदान बना लेते। जब गर्मी आती, घास एक दूसरे के साथ गूंथ जाती, पक्षियों का आकार ले लेती। ये पक्षी झुंड में उड़ते थे, ये ग्रास वीविंग बर्ड्स थे। पतझड़ में वो झुंड में माइग्रेट करते थे। जब सर्दी आती, वो जमीन पर गिर जाते, उनकी आकृतियां गायब हो जाती और वापस बीज बन जाते। बीज बर्फ के नीचे दफन हो जाते, बसंत में अंकुरित होने का इंतजार करते। पक्षियों की ये प्रजाति पालना आसान था और वो काफी तेजी से प्रजनन करते थे। हालांकि ईगल बीस्ट्स इन पक्षियों को खाना पसंद नहीं करते थे। फूड चेन अभी अभी स्थापित हुई थी और उनके पास खाने के लिए और कुछ नहीं था। वो नखरे कैसे कर सकते थे? स्प्रिंग गू और समर गू पहले से फैंग युआन द्वारा रिफाइन किए जा चुके थे और इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। उसने मिनी 9 हेवंस में एक गू इमॉर्टल को जगह की देखभाल के लिए तैनात किया और फिर किलर मूव एक्टिवेट किया। उसने डू किलर मूव्स को मॉडिफाई किया था। एक का नाम था स्प्रिंग स्प्राउट, जो रैंक 8 इमॉर्टल गू स्प्रिंग को कोर के रूप में और वुड स्प्राउट इमॉर्टल गू को सप्लीमेंट्री के रूप में इस्तेमाल करता था। इसने क्लाउड सॉइल में लगाए गए बर्ड्स वीविंग ग्रास को अंकुरित किया और तेजी से क्लाउड सॉइल के बड़े हिस्से को हरा रंग दिया। दूसरा मूव था समर डेज। इसने रैंक 8 इमॉर्टल गू समर को कोर के रूप में और कुछ लाइट पाथ इमॉर्टल गू को सप्लीमेंट्री के रूप में इस्तेमाल करके झुलसाती धूप बनाई। ग्रास वीविंग बर्ड्स उड़ने लगे, उनकी संख्या तेजी से बढ़कर एक बेहद आश्चर्यजनक पैमाने तक पहुंच गई। भूखे ईगल ग्रुप्स को आखिरकार अपना पेट भरने के लिए कुछ मिला। फैंग युआन भी बाहर से भोजन खरीदने की मजबूरी से आजाद हो गया। लेकिन क्योंकि बर्ड्स वीविंग ग्रास लगाने से क्लाउड सॉइल का बड़ा खर्च हुआ, फैंग युआन को अब क्लाउड सॉइल खरीदना पड़ रहा था। किलर मूव्स एक्टिवेट करने से भी रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था। सब कुछ जोड़कर फैंग युआन का खर्च पहले से थोड़ा ज्यादा था जब वो सिर्फ ईगल्स को खिला रहा था। ये एक समस्या थी जो फूड चेन बनाते समय हमेशा मौजूद रहती थी। अपनी पिछली लाइफ में इस समय फैंग युआन ने ईगल्स के बारे में कोई प्लान नहीं बनाया था। इस लाइफ में उसके पास कई एसेट्स दी और यूसेज लागत की परवाह नहीं थी क्योंकि वो इसे पूरी तरह से अफोर्ड कर सकता था। इससे एक और समस्या पैदा हुई। डू टाइम पाथ किलर मूव्स ने आसपास के माहौल को एक पाल में बसंत और अगले ही पाल गर्मी में बदल दिया। यह ईगल्स के लिए एक बड़ी उत्तेजना थी, जिसके कारण कई मादा ईगल्स ने बसंत में अंडे दिए। और क्योंकि बसंत और गर्मी के बीच का बदलाव बहुत अचानक और लगातार था, पतझड़ और सर्दी के एडजस्टमेंट और आराम के बिना ईगल्स और भी ज्यादा हिंसक हो गए और अपने मेटिंग पार्टनर्स पर लड़ते हुए कई खूनी झगड़े हुए। ऐसे लम्हों में फैंग युआन ने जिस गू इमॉर्टल को भेजा था, उसने एक नन्ही का काम किया। ये साधारण फूड चेन अभी शुरुआती रूप में थी। भविष्य में इसमें और भी हिस्से जोड़े जाएंगे ताकि एक पूर्ण और स्थिर फूड चेन बन सके। ये पूरी तरह से नुकसान नहीं था, कम से कम फैंग युआन को कई ईगल एग्स माइल। यह बीस्ट के विपरीत जिनके पास यह एसेंस पूल था जो रिवर ऑफ टाइम के माहौल की नकल करता था, ईगल बीस्ट को अरेंज करना कहीं ज्यादा झंझट भरा था। एक पूरी फूड चेन में हर तरह के पहलू शामिल होते थे जहां एक पहलू को बदलने से पूरी स्थिति बदल जाती थी। कभी कभी एक छोटा सा कैटरपिलर भी सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर पर व्यापक प्रभाव डाल सकता था। फैंग युआन को अभी भी भविष्य के बारे में सोचना था। अभी सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में अभी भी एक विशाल खाली जगह थी। इससे जुड़ी मामलों को डिड्यूस करना एक रैंक 6 इमॉर्टल किलर मूव को डिड्यूस करने से भी ज्यादा मुश्किल था। भविष्य में ऐसे डिडक्शंस की मात्रा और भी भयानक हो जाएगी।
इमोर्टल एपर्चर का स्थिर प्रबंधन, ब्लेस्ड लैंड्स को अनेक्स करना और धीरे धीरे ग्रोटो हेवंस को अब्जॉर्ब करना, इन सब ने इतनी सारी जगहों को रिसोर्सेज से भर दिया था कि ये दुनिया के ZYA डटार गू इमोर्टल्स को पीछे छोड़ चुका था। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन बिना रुके डिड्यूस करता रहा, आखिरकार सफलता मिली। इमोर्टल गू हाउस, मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप। पिछली लाइफ में फैंग युआन हमेशा एक इमोर्टल गू हाउस बनाना चाहता था ताकि वो रिवर ऑफ टाइम को एक्सप्लोर कर सके और अपने सबॉर्डिनेट्स को रैंक 8 की लड़ाइयों में शामिल कर सके। बदकिस्मती से उसने कई बार कोशिश की लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसका पहला अधूरा इमोर्टल गू हाउस ली हुआंग ने नाश्त कर दिया। उसने फिर बाद में उस दोबारा बनाया। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से वसूली करने के बाद उसके पास हर तरह के गू वॉर्म्स दिए और उसने एक इमोर्टल गू हाउस बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट की लड़ाई में ये बुरी तरह से कमजोर पड़ गया और ज्यादा काम नहीं आया। इस लाइफ में उसने अपना सबक सीखा और अभी के लिए उसने अपने स्टैंडर्ड को कम कर दिया, एक टाइम पाथ इमोर्टल गू हाउस का कॉन्सेप्ट तैयार किया। चैप्टर 1795 गू जैसा पहले फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट। एटर्नल यॉट बनाने का प्रोजेक्ट अपने सबसे जरूरी मोड़ पर था। हेवनली कोर्ट का रैंक 8 रूल पाथ गू इमोर्टल कॉन्ग यान ने एक इमोर्टल गू निकला। यह इमोर्टल गू एक बेहद शानदार और आलिशान कंखजुरे जैसा था जो एक कलाई के साइज का था और पूरी तरह से सुनहरा था। इसकी पीठ पर अनागिनत पतले और छोटे कांटे थे। यह था रूल पाथ इमोर्टल गू परमानेंस। यह गू हेवनली कोर्ट के एटर्नल सैंड केव में इस्तेमाल होता था लेकिन अब एटर्नल यॉट बनाने के लिए निकला गया था। आखिरी कदम, कॉन्ग यान ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता और सावधानी से परमानेंस गू को अधूरे एटर्नल यॉट इमोर्टल गू हाउस में भेजा। अधूरे इमोर्टल गू हाउस ने गू को अब्जॉर्ब कर लिया। इसका ऑरा अस्थिर होने लगा, ऊपर नीचे होता रहा और फिर तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गया। कॉन्ग यान का चेहरा एकदम बदल गया। अरे नहीं, बडांग! एक जोरदार धमाका हुआ। अधूरा इमोर्टल गू हाउस टुकड़े टुकड़े हो गया। अनागिनत मॉर्टल गू मर गए और कई सप्लीमेंट्री इमोर्टल गू डैमेज हो गए। सिर्फ परमानेंस गू को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूज कॉन्ग यान ने गहरी चोट खाने की कीमत पर भी मजबूती से बचाया था। परमानेंस गू को था यूज नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, दूसरे सप्लीमेंट्री इमोर्टल गू के विपरीत जिन्हें नाश्त होने पर भी बदला जा सकता था। उसी समय फेरी जीवे ने हेवनली कोर्ट छोड़ दिया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उतर गई, ड्यूक लॉन्ग के लोकेशन पर पहुंची। मेन शैटर ड्रीम सीखने में सफल हो गई। फंग जिन हुआंग ने अपनी बाहें उठाई, खुशी से चिल्लाते हुए। फेरी जीवे ने सोचा भी नहीं था कि वो खुद फंग जिन हुआंग के इस महत्वपूर्ण विकास की गवाह बनेगी। वो अंदर से हैरान थी जब उसने टूटे हुए ड्रीम रेल्म के टुकड़ों को देखा जो टूटे हुए शीशे के टुकड़ों जैसे थे। फंग जिन हुआंग की ड्रीम पाथ में प्रगति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ड्यूक लॉन्ग ने खुशी से उछलती हुई फंग जिन हुआंग को भेजे दिया और फेरी जी वेई से उसके आने का कारण पूछा। फेरी जी वेई ने सच्चाई से कहा, लॉर्ड, पिछले कुछ दिनों से मैं बेचैन महसूस कर रही हूं लेकिन कारण नहीं ढूंढ पा रही, इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन लेने आया हूं। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। फैंग युआन को डिड्यूस करने में कोई प्रगति हुई? फेरी जी वेई की भौहें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक परेशान सा भाव आ गया। फैंग युआन का विजडम पाथ में डिफेंस बिल्कुल एयरटाइट है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है लेकिन उसके बारे में कुछ भी डिड्यूस नहीं कर पा रही। ड्यूक लॉन्ग ने सांत्वना दी। उसके खिलाफ तुम्हारे पिछले प्लान्स पहले से ही अच्छे थे। मैं भी वैसी स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। आखिर में एक विजडम पाथ गू इमोर्टल नहीं हूं। क्या तुमने फिक्स्ड स्पेस इमोर्टल गू को नाश्त कर दिया? अनगू वॉर्म्स पर रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने युआन कोंगडू को हर समय तैयार रहने का आदेश दे दिया है। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। लगता है फैंग युआन के लिए गू इमोर्टल कैदियों से गू वॉर्म्स लूटना आसान नहीं है। थोड़ा सोचकर उसने पूछा, क्या तुमने स्पेक्ट्रल सोल की जांच की है? फेरी जी वे का जवाब सीधा था, वो सिर्फ एक बची हुई सोल है और एक कैदी जिसके पास ना इमोर्टल एसेंस है ना इमोर्टल गू। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में हार के बाद मैंने उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया है, उसके साथ कोई समस्या नहीं है। ड्यूक लॉन्ग ने आ भरी, शायद ये वही है। कौन? रेड लोटस डेमन वेनरेबल। फेरी जी वे का दिल कांप गया। उसने ड्यूक लॉन्ग को आगे कहते सुना, रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंसेस ढूंढने में क्या प्रोग्रेस है? फेरी जी वे का चेहरा बिगड़ गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन हमेशा से रिवर ऑफ टाइम में रहा है। जैसे हाई फैंग युआन अंदर आएगा हमें जरूर पता चल जाएगा। लेकिन अभी एटर्नल यॉट का निर्माण फेल हो गया, हमें इसे दोबारा करना पड़ेगा। मैं अभी भी 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म, शार्क फ्लो लीवर और मोमेंट स्टेज बनाने का प्लान कर रही हूं। इन 5 टाइम पाथ इमोर्टल गू हाउसेस के साथ
भले ही हम रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंसेस ना ढूंढ पाएं, हम फैंग युआन को भी अंत तक नहीं पहुंचने देंगे। ड्यूक लॉन्ग ने जवाब दिया, पहले 4 ठीक हैं, लेकिन 5वें मोमेंट स्टेज का कोर इमॉर्टल गू मिलियन हेवनली किंग गैलरी में रखा इमॉर्टल गू है। फेयर इजी वे, ये अनप्लान्स में से सबसे स्टेबल प्लान है जो मैंने डिड्यूस किए हैं। ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन को बहुत महत्व दिया, लेकिन फैंग युआन कभी भी रेड लोटस डेमन वेनरेबल से तुलना नहीं कर सकता था। उसने गहरी आवाज में कहा, रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंसेस सबसे बड़ा वेरिएबल हैं। रिवर ऑफ टाइम को 5 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस से ब्लॉक करना वाकई एक सुरक्षित तरीका है। हम तुम्हारे प्लान के साथ ही चलेंगे। हालांकि मेन फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं करता, मैं एक इमॉर्टल गू हाउस बनाने की कठिनाई जानता हूं, कौन ज्ञान पर इल्जाम मत लगाना। जी लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में हार की वजह से हेवनली कोर्ट इस बार और भी एग्रेसिव थी और वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। गु यू फैंग झेंग का इमॉर्टल असेंशन सिर्फ एक पहलू था, एटर्नल यॉट भी बनाया जा रहा था और उन्होंने 5वां टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस भी जोड़ दिया था। यह इंक इफेक्ट फैंग युआन को पता नहीं था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर यह सबसे जरूरी हिस्सा है। ईयर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू, जाओ। फैंग युआन ने इच्छा की और एक इमॉर्टल गू सामने की तरफ चला गया। जब वो अधूरे इमॉर्टल गू हाउस में दाखिल हुआ तो एक चमकदार रोशनी फैली। रोशनी अब्जॉर्ब हुई और फिर निकली, तेज और धीमी होती रही। फैंग युआन पूरी सिचुएशन को अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ कंट्रोल कर रहा था। उसके दिमाग में अनागिनत विचार समुद्र में उठती लहरों की तरह हो रहे थे। उसकी जमा की हुई विल बर्फ की तरह पिघल रही थी। उसकी वो बॉडी थोड़ी ही देर में पसीने से भीग गई। टाइम पाथ क्लोन को भी मदद के लिए यहां लाया गया था। वो जबरदस्ती स्ट्रेस से रहा था। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था और उसका शरीर गिरने की कगार पर था। ये सारी कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई। रंगीन रोशनी धीरे धीरे मिल गई, एक साफ और चमकदार नीली रोशनी बन गई। रोशनी अब तेज और धीमी नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे स्थिर हो गई। आखिर में जब नीली रोशनी पूरी तरह से सिमट गई और गायब हो गई, एक इमॉर्टल गू हाउस सामने आया। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप। इसका कॉरियर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू था, जिसने इस इमॉर्टल गू हाउस को रैंक 8 तक उठा दिया। फैंग युआन की पहली रचना सीधे एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस थी। ईयर्स फ्लो लाइक वाटर का मुख्य उपयोग ईयरगू पैदा करना था। उसने जो अनागिनत ईयरगू पैदा किए, उनका इस्तेमाल फैंग युआन के ईयर बीस्ट्स को खिलाने के लिए किया गया। लेकिन अब ईयर एसेंस पूल के कारण एक पूर्ण और स्थिर फूड चेन थी। फैंग युआन ने ईयर बीस्ट्स को अंदर ही आत्मनिर्भर होने दिया और अब वो ईयर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू को दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। यह रैंक 8 इमॉर्टल गू हे फैन ने बनाया था। यह लॉजिस्टिक्स में माहिर था और इमॉर्टल एपर्चर डेवलपमेंट के मामले में एक उत्कृष्ट इमॉर्टल गू था, लेकिन इसमें ऑफेंसिव पावर की कमी थी। फैंग युआन ने ही फैन की इच्छा पूरी की, इसे एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल करके। ईयर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू के अलावा मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के मुख्य सप्लीमेंट्री इमॉर्टल गू डू रैंक 7 इमॉर्टल गू द प्रिकॉशन और फाइट। पहला वाला फैंग युआन ने डिविनेशन टॉर्टस ट्रांसफॉर्मेशन में वज्रथॉट इमॉर्टल गू के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव ऐप फैंग युआन के लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए उसने इसे मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप की डिफेंसिव पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा रूल पाथ इमॉर्टल गू फाइट था, लेकिन इसका कभी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि फैंग युआन का पहले रूल पाथ में अटेनमेंट लेवल ज्यादा नहीं था और उसके पास रूल पाथ डाउ मार्क्स भी कम थे। हाल ही में उसका रूल पाथ अटेनमेंट लेवल तेजी से बढ़ा था। रूल पाथ सबसे व्यापक इस्तेमाल वाला पथ था। यह दोनों इमॉर्टल गूयर्स फ्लो लाइक वाटर के साथ बिल्कुल सही आहत करते थे। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का स्ट्रक्चर एक छोटी नाव की तरह पतला था और एक चमकदार चांदी की रोशनी से चमक रहा था। इससे तेजी और मजबूती का जबरदस्त एहसास होता था। हेवनली कोर्ट एटर्नल यॉट बनाने में फेल हो गई थी, लेकिन फैंग युआन अपने काम में सफल हो गया था। ये सिर्फ फैंग युआन के टाइम पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल की वजह से नहीं था, बल्कि उसके रूल पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर और फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल्स की वजह से भी था। फैंग युआन ने बहुत पहले से कई पाथ्स कल्टिवेट करने में अपनी एनर्जी लगाई थी और शुरुआत में समस्याओं के बाद फायदे अब दिखने लगे थे और ये फायदे भविष्य में बढ़ते रहेंगे। ये मेरे द्वारा बनाया गया पहला इमॉर्टल गू हाउस है। ये एक बिल्कुल नई रचना है और भविष्य की लड़ाइयों में मेरे दुश्मनों को जरूर एक बड़ा सरप्राइज देगा। फैंग युआन खुश था। पिछली लाइफ में उसने एक इमॉर्टल गू हाउस बनाने का इरादा किया था, लेकिन सच में सफल नहीं हुआ था। जो उसने बनाए वो अधूरे थे और उनकी शक्ति बस काम चलाऊ थी। इस लाइफ में
उसने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप बनाया और खुद से संतुष्ट था। लेकिन ये अंत नहीं था, ये सिर्फ पहला इमॉर्टल गू हाउस था। फैंग युआन का एक विशाल प्लान था। उसने अनुमान लगाया था कि वो कम से कम 3 इमॉर्टल गू हाउसेस बनाएगा। उसके डिडक्शंस में यह प्लान उन सभी रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा जो यूसेज लाइफ में मिलेंगे। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को एक तरफ रख दिया गया। टाइम पाथ क्लोन इस वॉरशिप को बनाते हुए लगभग बेहोश हो गया था। अब उसकी हालत खराब थी। फैंग युआन यूज सिर्फ आराम करने के लिए कह सकता था और अभी के लिए कुछ भी डिड्यूस नहीं करवा सकता था। फैंग युआन की बॉडी को भी 2 दिन आराम करने का मौका मिला। बाहरी दुनिया में 2 दिन सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर कई महीनों के बराबर थे। टाइम पाथ क्लोन पहले ही ठीक हो चुका था और उसने अपने डिडक्शंस में एक और उपलब्धि हासिल की थी। इमॉर्टल गू फॉर्मेशन, गू एज बिफोर फॉर्मेशन। कुछ एनर्जी खर्च करने के बाद फैंग युआन आखिरकार इस फॉर्मेशन को बनाने में सफल हो गया। फैंग युआन ने अब ल्यू हाउ पर कार्रवाई करने का फैसला किया। ल्यू हाउ का इमॉर्टल एपर्चर अभी भी उसके शरीर के अंदर था, लेकिन फैंग युआन ने उसकी सोल को पहले ही निकालकर दूसरी जगह कैद कर लिया था। फैंग युआन ने ल्यू हाउ के इमॉर्टल एपर्चर से फिक्स स्पेस इमॉर्टल गू निकला। लगभग उसी पाल फिक्स स्पेस गू में फटने के संकेत दिखे, लेकिन गू एज बिफोर फॉर्मेशन पहले हाई एक्टिवेट हो चुका था और फिक्स स्पेस गू के नाश होने पर असर डालने लगा था। फिक्स स्पेस गू रोशनियों से चमका जब यूएस पर रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स नाश हो गए। थोड़ी देर बाद फिक्स स्पेस गू थोड़ी चोटों के साथ वापस स्थिर हालत में आ गया। फैंग युआन ने सांस छोड़ते हुए इस गू को पकड़ा। आखिरकार उसने ये गू हासिल कर लिया। अपनी पिछली लाइफ में हेवनली कोर्ट के छुपे हुए तरीके एक्टिवेट हो गए थे, जिसने न सिर्फ फिक्स स्पेस गू बल्कि ल्यू हाउ के अंदर के दूसरे गू वॉर्म्स को भी नाश कर दिया था। लेकिन फैंग युआन को भी कुछ फायदे हुए थे। फिक्स स्पेस गू के टुकड़ों से उसने इमॉर्टल गू, गू एज बिफोर का कॉन्सेप्ट तैयार करने की उम्मीद हासिल की थी। अपनी पिछली लाइफ में उसने इन टुकड़ों पर गहरी रिसर्च की थी और इस मामले पर डिड्यूस करना कभी नहीं छोड़ा था। इतने एक्यूमुलेशंस के साथ उसके डिडक्शंस को आखिरकार इस लाइफ में शुरुआती सफलता मिली और वो गू एज बिफोर फॉर्मेशन बनाने में सक्षम हो गया। इस फॉर्मेशन में लाखों गू वर्म शामिल थे। इसमें रिफाइनमेंट पाथ, टाइम पाथ और रूल पाथ से 20 से ज्यादा इमॉर्टल गू शामिल थे। जो फैंग युआन ने सोचा था वो गू एज बिफोर इमॉर्टल गू था, इसलिए ये गू एज बिफोर फॉर्मेशन सिर्फ एक शुरुआती सफलता थी। जब वो इस बड़े फॉर्मेशन को मॉडिफाई और सरल करके एक प्रैक्टिकल किलर मूव में बदल देगा तो यह मिड स्टेज सफलता होगी। और बाद में जब वो इस किलर मूव को एक इमॉर्टल गू रेसिपी में कंडेंस करेगा और गू एज बिफोर इमॉर्टल गू रिफाइन करेगा, तब यूज पूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन फिलहाल गू एज बिफोर फॉर्मेशन हाई मेरी लिमिट है। इसे इंप्रूव करने के लिए मुझे अपनी फाउंडेशन बढ़ानी होगी। मैंने लॉन्ग हेयर ट्रू मीनिंग को अब्जॉर्ब कर लिया है। मेरा रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। लेकिन रिफाइनमेंट पाथ के इतिहास में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के बराबर 2 और महान फिगर्स हैं, ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन और ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजू। इन दोनों की ZYA डटार इनहेरिटेंसेस हेवनली कोर्ट ने जरूर अपनी जेब में डाल ली होंगी। हेवनली कोर्ट ने फिक्स्ड स्पेस गू पर जो रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स लगाए हैं वो शायद इंडू एक्सपर्ट से आए होंगे। जब तक मैं यह कॉन्टेंट्स हासिल कर लेता हूं और अपनी फाउंडेशन बढ़ाता हूं, मैं शायद एक इमॉर्टल गू रेसिपी ना बना पाऊं, लेकिन मैं इस फॉर्मेशन को जरूर एक किलर मूव में सरल कर पाऊंगा और मिड स्टेज सफलता हासिल कर लूंगा। फैंग युआन की उर्ग जुनून की आग से जल रही थी। अपनी पिछली लाइफ में वो ऐसी उम्मीदें नहीं देख सकता था और महसूस करता था कि हेवनली कोर्ट एक गहरी खाई है जो उसकी पहुंच से परे है। लेकिन इस लाइफ में वो ऐसा नहीं सोचता था। हेवनली कोर्ट, मेन हेवनली कोर्ट पर हमला करूंगा और ये सारी ट्रू इनहेरिटेंसेस लूट लूंगा। चैप्टर 1796 शुद्ध स्वप्ना क्लोन फैंग युआन ने अपनी सोल को देखा। इस दौरान कई कल्टिवेशन सेशंस के बाद उसकी सोल पहले हाई 60 मिलियन मैन सोल तक रिकवर हो चुकी थी। उसकी सोल अब पहले की तरह उदास और कमजोर नहीं थी, यह एनर्जी से भरी हुई थी और जीवंत लग रही थी। उसका चेहरा नाजुक था और शरीर का साइज नॉर्मल था। उसके अंदर से एक रोशनी निकल रही थी जो उस पूरी तरह से ढके हुए थी और लोगों को यह एहसास दिलाती थी कि वो ठोस और शुद्ध है। थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस, रैंक 9 किलर मूव गोस्टली कंसीलमेंट। ये उसकी सोल पर चिपके हुए एक रेशम के इनर गारमेंट जैसा था। उसके ऊपर गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट की एक परत थी। गोस्ट ऑफिशियल गारमेंट ने रैंक 7 चेंज सोल इमॉर्टल गू और रैंक 6 क्लेंस सोल इमॉर्टल गू को अपने कोर के रूप में इस्तेमाल किया था। इस वक्त ये पहले हाई एक मार्शल यूनिफॉर्म में बदल चुका था। उसकी शर्ट पर बैटल आर्मर तक था। ये एक शानदार नज़ारा था। अपने मौजूदा सोल फाउंडेशन के साथ फैंग युआन में अपनी सोल को स्प्लिट करने का कॉन्फिडेंस था।
इमॉर्टल किलर मूव, स्प्लिट सोल। पाल भर में फैंग युआन की सोल ने उसका शरीर छोड़ दिया, सिर्फ बचे हुए विचारों, इच्छाओं या भावनाओं पर निर्भर रहकर गु वॉर्म्स को मैनिपुलेट किया और स्प्लिट सोल किलर मूव को बनाए रखा। जैसे पानी पीना, मैं बॉडी की आधी सोल अलग हो गई और मैं बॉडी की सोल फिर से अपने शरीर में लौट आई। एक पाल में फैंग युआन की मैं बॉडी की सोल गिरकर 30 मिलियन मैन सोल पर आ गई। स्प्लिट सोल भी 30 मिलियन मैन सोल पर थी। फैंग युआन ने अपनी बैंड की और थोड़ी देर आराम किया। जब सोल उसके शरीर में लौटी तो यूज हल्का चक्कर महसूस हुआ। ये एक नॉर्मल रिएक्शन था क्योंकि उसने अपनी आधी सोल को अलग कर दिया था, जो एक बहुत बड़ी मात्रा थी। उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर इमॉर्टल एसेंस ने हिलना बैंड कर दिया क्योंकि सभी गु वॉर्म्स आराम कर रहे थे और कोई भी जख्मी नहीं था। यह स्प्लिट सोल एक सफलता थी। इस मूव को एक्टिवेट करना सच में आसान नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था और फेलियर रेट भी ज्यादा था। लेकिन फैंग युआन ने पहले इस मूव की कड़ी प्रैक्टिस की थी, इसके लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च की थी और काफी कीमत चुकाई थी। उसकी सारी कोशिशों ने इस प्रयास को एक सफलता बना दिया। फैंग युआन ने अपनी एड़ी खोली, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसका दिमाग साफ था। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस थोड़ा सा खोला, उसकी स्प्लिट सोल तुरंत हवा के साथ चली और अंदर घुस गई। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर स्प्लिट सोल के लिए पहले से ही एक शरीर इंतजार कर रहा था। ये शरीर कोई और नहीं बल्कि एक ड्रीम रेल्म से बनाया गया पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी था। स्प्लिट सोल के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी में दाखिल होने के बाद शुरुआत में ऑरा में कुछ उतार चढ़ाव हुआ और फिर ये एक लाश की तरह शांत हो गया। फैंग युआन शांत था। उसने लगभग 3 तरह के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में महारत हासिल कर ली थी। पहला टाइप सबसे शक्तिशाली प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी था, वो जो ओल्ड मैन यानशी ने कंडेंस किया था और यूएस वक्त का यिंग वूजी भी वही था। इस प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी की लाइफ स्पैन सिर्फ 18 घंटे की थी। इसका कल्टिवेशन हर 2 घंटे में एक रैंक बढ़ जाता था और इसकी ताकत बढ़ती रहती थी, अपनी लाइफ स्पैन के अंत के करीब बेहद भयानक हो जाता था। हालांकि इस प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी के लिए कई इमॉर्टल गु और साथ ही बहुत बड़े ड्रीम रेल्म्स की जरूरत थी। फैंग युआन इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। दूसरा टाइप गु इमॉर्टल कल्टिवेशन वाला प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी था। फैंग युआन ने इसे कई बार इस्तेमाल किया था और एक बार उनका इस्तेमाल सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल्स के पीछे पड़ने से रोकने के लिए किया था। उसने इसका इस्तेमाल चीकुयू के साथ चोरी छुपे ड्रीम रेल्म्स ट्रेड करने के लिए भी किया था। इस प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी में एक बहुत बड़ी कमी थी, इसकी एक टाइम लिमिट थी। एक बार लिमिट पूरी हो जाने पर वो खुद ब खुद फटकर वापस एक ड्रीम रेल्म में बदल जाते थे। तीसरा टाइप वो था जो फैंग युआन ने फंग जिन हुआंग के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी से सीखा था। ये एक परफेक्ट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी था। ये कम ड्रीम रेल्म्स कंज्यूम करता था और ज्यादा इमॉर्टल गु का इस्तेमाल नहीं करता था, जिन्हें दूसरे इमॉर्टल गु से भी रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक मॉर्टल बॉडी थी और इसके पास गु इमॉर्टल कल्टिवेशन नहीं था। जिस शरीर में स्प्लिट सोल मर्ज हुई थी वो तीसरे टाइप का पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी था। इसके पास एक अपर्चर था और ये सिर्फ रैंक 1 पर था। थोड़ी देर बाद प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी ने अपनी एड़ी खोली। 30 मिलियन मैन सोल को काबू में रखा गया था और वो इस शरीर के अनुकूल होने लगी थी। ये शरीर अपनी कम कल्टिवेशन के साथ पूरे 30 मिलियन मैन सोल को संभालने में असमर्थ था। ये एक क्लासिक केस था कमजोर शरीर लेकिन शक्तिशाली सोल का। फैंग युआन की स्प्लिट सोल ने अपनी ज्यादातर शक्ति को काबू में रखा था। यह ऐसा था जैसे एक दानव ने अपना शरीर समेट लिया हो और एक कागज के घर के अंदर सावधानी से लेता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फैंग युआन ने पहले हाई रेलक गु तैयार कर रखे थे। रेलक गु एक गोले आकार का मॉर्टल गु था जो अंगूठे के साइज का था और साधारण दिखता था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। यह एपर्चर वॉल्स को मजबूत कर सकता था और गु मास्टर के कल्टीवेशन को एक छोटे रेल्म तक आगे बढ़ा सकता था। गु मास्टर कल्टिवेशन में रैंक 1 से रैंक 5 तक 5 रैंक्स द रेलक गु भी रैंक 1 से रैंक 5 तक विभाजित थे। रैंक 1 ग्रीन कॉपर रेलक गु, रैंक 2 रेड स्टील रेलक गु, रैंक 3 व्हाइट सिल्वर रेलक गु, रैंक 4 येलो गोल्ड रेलक गु और रैंक 5 पर्पल क्रिस्टल रेलक गु। चाहे रेलक गु किसी भी रैंक का हो, वो इस रैंक का एक खजाना था। इसकी कीमत दूसरे उसी रैंक के गु वॉर्म से कहीं ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर रेड स्टील रेलक गु की कीमत मॉर्टल वर्ल्ड में 8000 प्राइमेवल स्टोन्स थी। ये कीमत आम रैंक 3 गु वॉर्म से भी ज्यादा थी। व्हाइट सिल्वर रेलक गु एक कीमती रैंक 3 गु था, इसकी कीमत 50,000 तक पहुंचती थी। मॉर्टल मार्केट्स में ज्यादा से ज्यादा व्हाइट सिल्वर रेलक गु हाई सर्कुलेट होते थे।
येलो गोल्ड रेलिक गू का मार्केट कंट्रोल में था और वो बेहद दुर्लभ अक्सर हाई अप्स के हाथों में होते थे। ये स्थिति ट्रेजर येलो हेवन में बहुत बेहतर थी। आखिरकार ट्रेजर येलो हेवन गू इमॉर्टल्स का ट्रांजैक्शन एरिया था और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट था। ट्रेजर येलो हेवन में रैंक 1 से 3 तक के रेलिक गू बैचेस में बेचे जाते थे। रैंक 4 येलो गोल्ड रेलिक गू कम और रैंक 5 पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू तो और भी कम थे। ये इसलिए नहीं था कि गू इमॉर्टल्स इन गू वॉर्म्स को अपने हाथों में रखे हुए थे और उन्हें सर्कुलेट नहीं करना चाहते थे। ये इसलिए था क्योंकि रेलिक गू सिर्फ प्राकृतिक रूप से बन सकते थे और वर्तमान में गू इमॉर्टल्स द्वारा नहीं बनाए जा सकते थे। यहां तक कि लंग या ब्लेस्ड लैंड और हेवनली कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यून रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और ह्यूमन पाथ मास्टर अटेनमेंट लेवल्स के साथ फैंग युआन ऐप कारण समझ गया था। इसका कारण यह था कि रेलिक गू ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स थे। इसका वेरिएंट ह्यूमंस और ह्यूमंस पर एक मौलिक प्रभाव था। जिन इलाकों में बहुत सारे वेरिएंट ह्यूमंस या ह्यूमंस होते वहां बहुत ज्यादा रेलिक गू बनते थे। फैंग युआन का पूरे ड्रीम क्लोन ग्रीन कॉपर रेलिक गू का इस्तेमाल करने लगा। उसका एपर्चर नॉर्मल गू मास्टर्स से अलग था। एक आम अपर्चर स्थिर होता था लेकिन पूरे ड्रीम क्लोन का अपर्चर लगातार बन रहा था और एक सपने की तरह टूट रहा था। यह ड्रीम रेल्म्स की विशेषता थी। पिछली लाइफ में फंग जिन हुआंग ने भी दावा किया था कि परफेक्ट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बनाने में उसकी सफलता का मुख्य कारण इत्तेफाक था और साथ ही उसका पहले से किलर मूव शैटर ड्रीम बनाना था। चाहे प्योर ड्रीम क्लोन का एपर्चर टूट रहा हो और बन रहा हो, इसके चारों तरफ रोशनी की एक झिल्ली थी जो बेहद पतली दिखती थी लेकिन ड्रीम पाथ एपर्चर को मजबूती से अंदर रखती थी। ये झिल्ली रैंक 1 इनिशियल स्टेज की एपर्चर वॉल थी। एक ग्रीन कॉपर रेलिक गू इस्तेमाल करने के बाद रोशनी की झिल्ली तुरंत मोती हो गई और रोशनी पानी की तरह घूमने लगी, वाटर मेम्ब्रेन बन गई। प्योर ड्रीम क्लोन ने एक और ग्रीन कॉपर रेलिक गू इस्तेमाल किया। वाटर मेम्ब्रेन और भी मोती और मजबूत हो गई, स्टोन मेम्ब्रेन में बदल गई। तीसरे ग्रीन कॉपर रेलिक गू इस्तेमाल करने के बाद प्योर ड्रीम क्लोन के अपर्चर की स्टोन मेम्ब्रेन क्रिस्टल मेम्ब्रेन में बदल गई। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक एक खास एप्टीट्यूड था। उसका ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस भले ही एक सपने की तरह भ्रम हो लेकिन उसने अपर्चर का 90% से ज्यादा भर दिया था। फैंग युआन का पूरे ड्रीम क्लोन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपने प्राइमेवल एसेंस को क्रिस्टल मेम्ब्रेन पर हमला करने के लिए कंट्रोल किया। हालांकि उसके कोई कदम उठाने से पहले ही उसका अपर्चर सीधे आगे बढ़ गया। क्रिस्टल मेम्ब्रेन टूट गई, रेड स्टील रैंक 2 लाइट मेम्ब्रेन में बदल गई। प्योर ड्रीम क्लोन कुछ ही पलों में एक रैंक 2 गू मास्टर बन गया था। फैंग युआन ने हल्के से आश्चर्य व्यक्त किया और फिर समझा, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक 11वां एक्सट्रीम फिजिक है, 10 एक्सट्रीम फिजिक्स के बराबर। इसका कल्टीवेशन बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ सकता है। एक गू मास्टर के कल्टीवेशन में छोटे रेल्म से आगे बढ़ना आसान था, उन्हें सिर्फ काफी समय और धैर्य की जरूरत थी। हालांकि हर बड़े रेल्म में एक बाधा होती थी और आप जितना ऊपर जाते उस पार करना उतना ही मुश्किल होता। फैंग युआन ने आगे बढ़ने के लिए अपने ढेर सारे अनुभवों का इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ जाएगा। ये उसकी मूल उम्मीदों से कहीं ज्यादा सुविधाजनक था। रेलिक गू एक के बाद एक खर्च होते गए और फैंग युआन के पूरे ड्रीम क्लोन का कल्टीवेशन लगातार बढ़ता रहा और अगले लेवल तक पहुंचता रहा। हालांकि ट्रेजर येलो हेवन में पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू कम लंग या के खजाने में बहुत सारे थे। वो कोई समस्या नहीं थे। इस प्रकार सिर्फ 1 घंटे में फैंग युआन के पूरे ड्रीम क्लोन के पास रैंक 5 पीक स्टेज कल्टीवेशन लेवल था। इमॉर्टल असेंशन की तैयारी करो। फैंग युआन ने प्योर ड्रीम क्लोन को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर से बाहर भेजा। यह सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर अपनी ट्रिब्यूलेशन से नहीं गुजर सकता था, क्योंकि इससे हेवन एंड अर्थ की में एक बड़ा विघ्न पैदा होता और इमॉर्टल एपर्चर के संतुलन को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता। फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की खुद हेवन एंड अर्थ की एक बड़ी मांग थी। अगर प्योर ड्रीम क्लोन अंदर अपनी ट्रिब्यूलेशन से गुजरता तो हेवन एंड अर्थ की एक बड़ी कमी हो जाती। तो फैंग युआन का प्लान यह था कि पूरे ड्रीम क्लोन बाहर ट्रिब्यूलेशन से गुजरे। फैंग युआन एक हाई बार में गू इमॉर्टल कल्टीवेशन के साथ एक परफेक्ट प्योर ड्रीम क्लोन बनाने का इरादा रखता था। लेकिन जैसे ही वो अगला कदम उठाने वाला था, उस अचानक एक तीव्र खतरे का एहसास हुआ। हाँ, 1 मिनट रुको। फैंग युआन की नजर टिक गई। उसके पास विजडम पाथ का गहरा अटेनमेंट था। अचानक से आया ये मजबूत खतरे का एहसास बेवजह नहीं था, ये एक निश्चित पूर्वाभास था। फैंग युआन इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है ये एक इशारा है कि अगर मैं प्योर ड्रीम क्लोन को ट्रिब्यूलेशन से गुजरने दूं, तो यूज एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। फैंग युआन ने भुहें सिकोड़ी।
गू मास्टर्स को गू इमॉर्टल बनने के लिए ट्रिब्यूलेशन से गुजारना पड़ता था। आम तर्क के अनुसार चाहे हेवेंस विल ऐसी आपदाओं और कष्टों को कितना भी मजबूत करे, एक सीमा होती थी। एक रैंक 6 की आपदाएं और कष्टें कितनी भी मजबूत हों, वो रैंक 7 की आपदाओं और कष्टों से ज्यादा नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर वो ड्रीम पाथ की आपदाएं और कष्टें हुई तो फैंग युआन की नज़र गहरी हो गई। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी के इमॉर्टल असेंशन में शायद ड्रीम पाथ की आपदाओं और कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन फैंग युआन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मौजूदा स्थिति में ड्यूक लॉन्ग जैसा शक्तिशाली एक्सपर्ट भी ड्रीम पथ के तरीकों के सामने लाचार था। फैंग युआन इस मामले में ड्यूक लॉन्ग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास अनरावल ड्रीम था। हालांकि अनरावल ड्रीम सर्वशक्तिमान नहीं था। इसके अलावा ड्रीम रेल्म्स मुख्य रूप से दो प्रकार के एक था रियलिस्टिक ड्रीम रेल्म्स, फैंग युआन ने सबसे ज्यादा इसी तरह के ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर किया था। दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट ड्रीम रेल्म्स, जहां कुछ भी हो सकता था जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। फैंग युआन भी उनका सामना नहीं करना चाहता था। अगर मैं अपने पूरे ड्रीम क्लोन को इमॉर्टल असेंशन से गुजरने दूं, तो इससे हेवेंस विल को मुझ पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे यूज सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर हाई इमॉर्टल असेंशन से गुजरने देना चाहिए। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर कोई हेवेंस विल नहीं है। हालांकि ये बड़ी मात्रा में हेवन एंड अर्थ की खींच लेगा और मेरी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन गू इमॉर्टल लेवल का पूरे ड्रीम क्लोन होने के ज्यादा फायदे हैं। हालांकि जब फैंग युआन ने प्योर ड्रीम क्लोन को वापस लिया और यूज ट्रिब्यूलेशन से गुजरने देना चाहा, तो वो खतरे का एहसास अभी भी बना रहा, हालांकि वो थोड़ा कम हो गया था। फैंग युआन ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि हेवेंस विल के बिना भी प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी के इमॉर्टल असेंशन से गुजरने पर ड्रीम पथ की आपदाएं और कष्टें होंगी? और ये मेरे लिए एक बड़ा खतरा होगा। इमॉर्टल असेंशन का मतलब जोखिम उठाना था। क्या ये जोखिम लेने लायक था या नहीं? फैंग युआन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर आप भरी उसने स्थिरता चुनी। ये जोखिम इस वक्त लेने लायक नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी जरा सी भी आश्वासन नहीं थी। अगर ये दूसरे पाथ्स होते तो ठीक था, लेकिन ड्रीम पाथ। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। इसकी सच में बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि एक बार इमॉर्टल असेंशन सफल हो जाता तो फैंग युआन को न सिर्फ एक इमॉर्टल लेवल का पूरे ड्रीम क्लोन मिलता, बल्कि नेचुरल इंस्पिरेशन का भी मौका मिलता जो यूज ड्रीम पाथ को बेहतर समझने में मदद करता और ड्रीम पाथ मॉर्टल गू को इमॉर्टल गू में आगे बढ़ाने का मौका देता। लेकिन फैंग युआन ने अफसोस के साथ पाया कि इमॉर्टल असेंशन में बहुत ज्यादा खतरा था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं शायद स्प्रिंग ऑटम सकाडा का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फैंग युआन इस लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, ऐसा जोखिम उठाना वर्थ इट नहीं था। आंख बैंड करके जोखिम उठाना बहादुरी नहीं, बेवकूफी थी। छोड़ो, अभी के लिए इसे रहने देता हूं। फैंग युआन ने नाक से आवाज निकली। चैप्टर एंड।